प्यारे बच्चों, आज क्लास 11 के केमिस्ट्री के पार्ट वन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। सबसे पहले रासायनिक संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक संयोजन है क्या? तो रासायनिक संयोजन क्या है कि सामान्यतः परमाणु, आप पढ़े हो 9th क्लास में ही कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, ये स्वतंत्र रूप में क्या अणु बनाते हैं और उनके अणु अभिक्रिया करके परमाणु अभिक्रिया करके अणु बनाते हैं और ये अणु स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो परमाणु क्या करते हैं? आपस में संयोजित होते हैं, आयन आपस में संयोजित होते हैं, तो इनके संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग-अलग वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के नियम को अलग-अलग तरीके से समझाया है। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, उनके भार पे, उनकी मात्रा पे क्या परिवर्तन होता है, इन्हीं सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक संयोजन के नियम में पहला नियम जो लेवासिये द्वारा दिया गया वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम दिया गया किसके द्वारा? लेवासिये के द्वारा। जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, लेवासिये को फादर ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है। तो लेवासिये ने क्या दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें लेवासिये ने बताया क्या, इस पे फोकस करेंगे। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन गैस व आयोडीन गैस, ये आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हम भार देखें तो हाइड्रोजन के भार के बारे में जानते हैं। इसका वैल्यूम होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार 1, तो 2 परमाणुओं का भार हो गया 1 × 2 यानी कि 2। यहाँ पे आयोडीन, ठीक ऐसे ही आयोडीन का भार निकालेंगे 153 × 2। अब वो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है? सेम कंडीशन यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 153 × 2 कितना होगा? 3 × 6 5 × 10 तो 1 2 1 2 1 3। अब यहाँ पे अगर हम इस पोर्शन को देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का भार 2 धन आयोडीन का भार कितना? 2 आयोडीन यानी कि आपका 153 × 2 यानी कि 2 धन 306 = 308। अगर हम कुल पक्षों की बात, इधर कुल भार की बात करें, इधर भी कुल भार कितना है? 2 भार है हाइड्रोजन का और 306 भार है किसका? आयोडीन का। हो गया 308 भार। दोनों भार क्या हो गए? बराबर। एक दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं आपने, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पिछले साल पढ़ा था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझने के लिए, जिससे इजीली आप समझ पाएंगे कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपको जब संयोग करते हैं, या इसको ऐसे कर रहे हैं और इसे बनाने के लिए 2H2 और O2, 2H2O O2 जब संयोग करते हैं तो बनता है क्या? जल बनता है 2H2O। तो इसके कुल भारों को निकालना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और इसमें कुल 4 परमाणु हैं। अब 4 परमाणु हैं तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, अतः 4 परमाणु का भार हो जाएगा 4 × 1 यानी कि 4। ठीक ऐसे ही एक ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 यानी कि 4 धन 32 टोटल हो गया कितना? 36। इस पोर्शन में जो आपकी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कुल भार कितना दिखा है? 36 दिखा है। सिमिलर यहाँ देखिए कुल हाइड्रोजन कितना है? कुल हाइड्रोजन है आपका 4 × 1
एक हाइड्रोजन का भार 1 U, तो 4 हाइड्रोजन का भार 4 गुणे 1 यानी कि 4 U धन 16 गुणे 2, यहाँ ऑक्सीजन में कितना है 2 है, तो यहाँ टोटल कितना होगा आपका हो जाएगा 4 धन 32 यानी कि 36। तो आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ अभिकर्मकों का भार और उत्पाद जो बना है इसका भार, दोनों साइड में जो उपस्थित भार है दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है। सिमिलर यहाँ पे भी इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भार दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट का अभिकर्मकों का जो भार दिख रहा है और यहाँ उत्पाद का जो भार दिख रहा है कुल भार, वो दोनों भार क्या है आपस में बराबर है, 308 308 36 36। मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जब ये दोनों गैसें आपस में जुड़ के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में जुड़ के हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण कर रहा है, ठीक ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जुड़ के जल का निर्माण कर रहा है, तो जितना भार इसका अभिक्रिया करने के पूर्व था, यहाँ अभिक्रिया नहीं हुआ तो यहाँ पे कुल भार कितना था दोनों का मिला के 308 U, और अभिक्रिया करने के पश्चात भी कितना भार मिला 308 U, अर्थात इनके भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात भी। यहाँ भी वही रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात इनके भारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी को देखते हुए लेवासी ने क्या बताया द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। क्या हुआ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान को न ही नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अभिकारी पदार्थों का जितना भार होता है उतना ही कुल भार उत्पाद का भी होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जितना भार अभिकारी पदार्थ का है उतना ही भार उत्पाद का भी है। क्लियर है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हुआ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासी द्वारा दिया गया और लेवासी ने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक संयोजन के नियम में दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम दिया गया प्राउस्ट के द्वारा। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया और इन्होंने बताया कि यौगिक का जो भारात्मक अनुपात है, कोई भी यौगिक हो उस यौगिक में अणुओं का या परमाणुओं का जो भारात्मक अनुपात है वो सदैव निश्चित होता है, चाहे यौगिक कहीं से भी प्राप्त हो। जैसे हम सोर्स ले रहे हैं, एक सोर्स है नल का, हम यौगिक ले रहे हैं, जो यौगिक लिए यह यौगिक है जल, तो हम अपने घर के नल से लिए क्या, जल लिए। यही जल लिए कहां से, तालाब से लिए, तालाब से भी लिए यही जल। ठीक ऐसे ही हम नदी या सागर से भी यही जल लिए, हर जगह से क्या लिए, जल। अब वो जल का फॉर्मूला जानते हो क्या है, H2। तो यह यौगिक जो जल है इसके स्रोत बदल गए, एक लिया गया है नल से, दूसरा लिया गया तालाब से, तीसरा लिया गया सागर से। अब वो इन तीनों जगहों, तीनों स्रोतों से, जो तीनों अलग अलग स्रोत हैं, इन तीनों से जो जल लिए इसका अगर हम भारात्मक अनुपात देखें तो यहाँ पे भारात्मक अनुपात कितना है, एक हाइड्रोजन का भार 1, 2 हाइड्रोजन का भार 2, संबंधित हाइड्रोजन का भार होता है 16, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो भारात्मक अनुपात कितना है, 1:8 का। भारात्मक अनुपात 1:8 का। सिमिलर यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन का भार, एक हाइड्रोजन का भार 1, 2 हाइड्रोजन का भार 2 और एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। यहाँ भी सरल अनुपात मिलेगा आपको 1:8 का।
सिमिलर 2 संबंधी 16 यानी कि 1 संबंधी 8। तो प्राउस्ट ने बताया कि कोई भी यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से लिया गया हो उसका भारात्मक अनुपात सदैव निश्चित होता है। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको अमोनिया का, NH3 का। यह अमोनिया कमरे के ताप पे गैसीय स्टेट में हो रहा है। तो अगर हम इस अमोनिया गैस को लें, NH3 को, सामान्य गैस को, तो अमोनिया गैस को दो जगह से ले रहे हैं। एक, वायुमंडल में इसका जो न्यून कंसंट्रेशन है बहुत कम मात्रा है, तो एक इसे लिए कहां से, अपने वायुमंडल से जिसमें इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। दूसरा लिए प्रयोगशाला से, अपने लैब से लिए हैबर प्रक्रम से या किसी भी प्रक्रम से, हैबर प्रोसेस से लिए। तो यहाँ पे वायुमंडल से लेंगे अमोनिया या हैबर प्रक्रम से लेंगे अमोनिया, कहीं से लीजिए अमोनिया। इसका अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3, तो यहाँ पे भी अणुसूत्र क्या, NH3। भारात्मक अनुपात निकालें तो नाइट्रोजन का भार 14 और हाइड्रोजन का भार, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3, भार कितना, 14 संबंधी 3 का। सिमिलर 14 संबंधी 3 का। दोनों जगहों पे स्रोत बदल गए, अलग अलग हो गया। एक वायुमंडल से लिए, एक लैब से लिए, हैबर प्रोसेस से। यहाँ हम देख रहे हैं कि सोर्स चाहे कोई भी हो, सोर्स अलग अलग हो, लेकिन कोई एक यूनिट ले रहा है अलग अलग सोर्स से, तो इनके भारात्मक अनुपात क्या है, निश्चित है। तो प्राउस्ट के नियम के अनुसार जो स्थिर अनुपात नियम दिया गया, ये भारात्मक अनुपात का नियम था। क्या हुआ, क्या बोलेंगे, प्राउस्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप और ताप पर यदि कोई यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से लिया गया हो उसका भारात्मक अनुपात सदैव निश्चित होता है। ये जो भार हम देख रहे हैं, ये जो अनुपात देख रहे हैं, ये अनुपात कैसा है, भारात्मक अनुपात। यहाँ पे भारात्मक अनुपात द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। क्या हुआ, कोई भी यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, अब कोई भी में कोई एक ही लेंगे कार्बन यौगिक, कोई यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो उसका भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। इसी नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। देखिए, हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण नियम दिए थे लेवासिये ने, स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। अब ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं अगला, गुणित अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया। डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया है, प्रस्तुत किया है। अब गुणित अनुपात के नियम में डाल्टन ने क्या बताया, इसके बारे में हम फोकस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हम दो तत्व ले रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। दो तत्व ले लिए, क्या, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। अब ये दोनों तत्व कितने यौगिक बनाते हैं खुद से मिलकर ये जानेंगे। कार्बन जब हाफ प्रोटॉन के साथ मिलता है, हाफ प्रोटॉन यानी कि एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये आपस में संयुग्मित होकर बनाते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा, जब कार्बन हाफ प्रोटॉन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा, जब यही कार्बन O2 के साथ मिलता है तब बनता है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इनके अनुपातों को देखें, ये दो तत्व आपस में मिलके दो अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इन दोनों कंडीशन में इनके भार का अनुपात देखें तो आपको मिलेगा कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का भार होता है 16। सरल अनुपात में व्यक्त करें तो 4 से डिवाइड कर दें इसको, कितना घटेगा 4 यानी 12 और 4 चौको 16, अनुपात मिलेगा 3:4। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड में जो सरल अनुपात है वो 12:16 या 3:4 का है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का भार 12 और ऑक्सीजन का भार 16 × 2 यानी कि 32। यहाँ अनुपात देखिए, यहाँ पे कितना है, इसे फिर से काटेंगे, 4 से काट दी, 4 3 12 और 8 चौको 32, कितना बचा 3:8 का अनुपात। 3:8 का अनुपात। यहाँ पे आप कार्बन देख रहे हो, कार्बन का अनुपात दोनों कंपाउंड में, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अनुपात में क्या है, कार्बन का ये जो अनुपात है वो निश्चित बना हुआ है 3। लेकिन ऑक्सीजन के अनुपात को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो एक दूसरे के सापेक्ष एक सरल गुणक रूप में है, 4:2, ये सरल गुणक रूप में है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 गुणे अनुपात में व्यवस्थित है। तो क्या हो रहा है, गुणित अनुपात के नियम में यदि 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके सामान्यतः 2 अलग अलग तत्वों का निर्माण करते हों, ब्लैक बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि 2 तत्व हैं कार्बन और ये ऑक्सीजन, और ये दोनों तत्व आपस में अभिक्रिया करके 2 अलग अलग तत्वों का यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, जब 2 अलग अलग तत्व, जब 2 तत्व भिन्न भिन्न तत्व आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करें, हमें 2 मिल गया, तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हो तो उसमें से जो एक कामन तत्व है उसका अनुपात निश्चित होता है, और जो कामन तत्व जिसका भार बदल रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन का भार क्या हो रहा है, बदल रहा है, यहाँ 16 यहाँ पे 32, तो जो जिस परमाणु का भार बदल रहा हो उस परमाणु का जो अनुपात होता है वह एक सरल गुणक रूप में होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका अनुपात 4 का 3:4 का, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका अनुपात कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 का हो गया। और ऑक्सीजन के अनुपात को देखें, ऑक्सीजन के अनुपात को तो 4:8 या 1:2 का, या इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन के अनुपात का 2 गुना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात कार्बन मोनोऑक्साइड के अनुपात से 2 गुना है, तो यहाँ पे सरल मल्टीपल दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम। फिर एक बार देखेंगे कि यदि 2 तत्व मिलकर 2 अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक तत्व जो समान है उससे भिन्न जिस तत्व का परमाणु बदल रहा होता है उसका भारात्मक अनुपात एक सरल गुणक के रूप में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैल्सेक का नियम। ये गैल्सेक एक वैज्ञानिक का नाम है जिनके नाम पे ये नियम पड़ा हुआ है, गैल्सेक का नियम। इन्होंने क्या बताया, एक चीज देखिएगा, ये जो गैल्सेक का नियम है इसे आयतन संबंधी स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। आयतन संबंधी स्थिर अनुपात का नियम
भी कहते हैं। आयतन कैसे? अगर हम जल निर्माण की प्रक्रिया को समझें, जल निर्माण की प्रक्रिया को समझें तो पीछे अभी अब हम अभिक्रिया बता दे रहे हैं पे H2 प्लस हाफ O2 मिलता है तो बनता है H2O। H2 का 1 मोल और O2 का कितना मोल? आधा मोल, अर्थात 1:5 के अनुपात में ये क्या हो रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जल का निर्माण हो रहा है। ऐसे कंडीशन में अब हम अगर इसे आयतन के रूप में बदलते हैं तो क्या होगा? यदि हम हाइड्रोजन का 100 ml लें, हाइड्रोजन गैस का 100 ml लें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिख रहा है? एक मोल यहाँ पे है तो यहाँ पे आधा मोल, तो ऑक्सीजन का कितना लेंगे? जो O2 है इसका कितना लेंगे? 50 ml, आधा आयतन हो गया। तो हाइड्रोजन गैस का 100 ml ऑक्सीजन गैस के 50 ml के साथ जब संयोग करता है तो बनता है जल का 100 ml। अब यहाँ पे आयतन के अनुसार इसे बांटा है, आयतन के अनुसार इसका अनुपात निकालना है, तो यहाँ 100 संबंधी 50 का अनुपात दिख रहा है, इसे सरल अनुपात में डिवाइड करें तो मिलेगा कितना? 2 संबंधी 1 का अनुपात। आयतन का अनुपात कितना मिला हमें? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 2 संबंधी 1 के अनुपात में मिल रहे हैं और यहाँ 100 ml बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन का मोल कितना है? 100 का और ऑक्सीजन 50 का, अर्थात अनुपात 2 संबंधी 1 का। या देखिए, अब हम जल का अणु कहीं से भी लेंगे तो उसमें आयतन संबंधी नियम पाएंगे कि वैल्यू इसका हमेशा 2 संबंधी 1 ही होता है। तो गैलोसाइट ने क्या बताया? गैलोसाइट ने बताया कि जब हाइड्रोजन गैस का 100 ml ऑक्सीजन गैस के 50 ml के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोजन जल के 100 ml का अनुपात होता है, जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया में 2 संबंधी 1 के अनुपात में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यह अनुपात जल के निर्माण में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो पार्टिसिपेट रेशियो है सदैव 2 संबंधी 1 के अनुपात में निश्चित स्थिर रहता है। इसलिए गैलोसाइट के नियम को आयतन संबंधी स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे कि डाल्टन का नियम पढ़ेंगे। डाल्टन का नियम, डाल्टन का नियम। डाल्टन ने सामान्यतः अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले परमाणुओं के बारे में बताया था। क्या क्या बताया था? अब इनके नियमों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज, डाल्टन ने परमाणुओं के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था। परमाणु के बारे में आपको पहले ही बताया था कि जो परमाणु है यह अटामियम शब्द से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के अटामियम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। तो सर्वप्रथम डाल्टन ने भी यही मतलब प्रस्तुत किया था कि जो परमाणु है वह अविभाज्य सूक्ष्म कण है, अर्थात परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में बांट नहीं सकते। ये डाल्टन ने कहा था। दूसरा चीज, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या हुआ? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते व रासायनिक क्रिया में ये भाग लेते हैं। अब आपने
पढ़ा लेवासिये के नियम में कि पदार्थ को न ही नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस नियम को डाल्टन ने भी बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या हुआ, रासायनिक क्रिया में ये जो परमाणु है यह न तो उत्पन्न होता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आगे डाल्टन ने बताया कि जितने भी तत्व हैं वो सभी समान परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। सभी तत्व समान परमाणु से बने होते हैं। यह है डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्य नियम। पहला क्या है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगला क्या, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न ही उत्पन्न किया सकता है और परमाणु को न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला नियम उन्होंने बताया कि जितने भी तत्व हैं, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, लोहा है, चांदी, कुछ भी हो, सभी तत्व समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। और लास्ट है कि ये परमाणु जब निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन डाल्टन ये 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे। बाद में जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस किया तो इनके नियमों का खंडन होता गया। खंडन क्या है, ये देखिए, डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन इनके बाद एक साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड। इन्होंने कहा कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है, विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है, यह 3 मूल कणों के मिलने से बना है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। रदरफोर्ड आए, इन्होंने इनके इस नियम का खंडन किया और बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यह विभाज्य है, इसे बांटा जा सकता है और यह 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन तीनों को कहते हैं क्या, मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल। इन 3 मूल कणों के अलावा भी कुछ अस्थायी कण पाए जाते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन है, मेसान है, एंटीन्यूट्रिनो है। अस्थायी कण वे हैं जो सभी परमाणु में उपस्थित तो नहीं होते, किन्हीं किन्हीं परमाणु में होते हैं। तो क्या हुआ, इसका अपवाद क्या गया कि परमाणु विभाज्य होता है। ये 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बने होते हैं। अगला क्या है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा, रासायनिक क्रिया में परमाणु न ही उत्पन्न किया सकते हैं और न ही नष्ट किया सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण में भी पढ़े थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, पदार्थ के द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया सकता है। लेकिन यह नियम सिर्फ सामान्य तत्वों के लिए है। जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, रेडियोधर्मी, इनके लिए ये नियम कार्यरत नहीं होता। यह नियम रेडियोधर्मी उत्पादों, रेडियोधर्मी पदार्थों के लिए सही नहीं है, क्योंकि रेडियोधर्मी रिएक्शन में, रेडियो एक्टिव रिएक्शन में पदार्थ का लोप होता है, पदार्थ का द्रव्यमान नष्ट होता है, परमाणु विघटित होता है या परमाणु नष्ट होता है, वो दूसरे प्रकार के परमाणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो नियम है डाल्टन का या फिर द्रव्यमान संरक्षण का कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु और पदार्थ के द्रव्यमान न ही नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, यह नियम सिर्फ सामान्य अभिक्रियाओं के लिए है। रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं पे यह नियम अप्लाई नहीं होता, उनके लिए यह अपवाद है, या रेडियोधर्मी अभिक्रियाएं इस नियम की अपवाद है। अगला क्या है, तत्व
तत्व समान परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। जब समस्थानिकों का खोज हुआ, समस्थानिक का क्या मतलब? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हों परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। कार्बनिक कंडीशन में 6C12, 6C13 और 6C14। या देखिए समस्थानिक को अगर तोड़ दें तो सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान वाला, समान स्थान वाला। अब यह समान स्थान रिप्रेजेंट किसको करता है? इस परमाणु क्रमांक। समान स्थान यानी कि समान परमाणु क्रमांक। अब यहाँ देखिए ये कंपाउंड है X, यहाँ पे परमाणु क्रमांक A, परमाणु भर B। यहाँ पे किसी भी तत्व के पदार्थ के पास, पैर के पास जो अंक होता है उसे कहते हैं उसका परमाणु क्रमांक, और शीर्ष पे जो अंक होता है उसे कहते हैं उसका परमाणु भार। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गए इसके परमाणु क्रमांक, कार्बन कंडीशन में ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन कंडीशन में ये हो गया इसके परमाणु भार, और कार्बन कंडीशन में ये हो गया इसके परमाणु भार। क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कंडीशन में इसके परमाणु क्रमांक तीनों जगह पे 1H1, 1H2, 1H3 तीनों जगहों पे क्या है? समान है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, सिमिलर। कार्बनिक कंडीशन में तीनों कार्बन के परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे डाल्टन ने क्या कहा कि तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन ये समस्थानिक समान प्रकार के परमाणु नहीं है, ये भिन्न भिन्न है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन नॉर्मल है, इसे प्रोटियम कहते हैं। 1H2 ये भारी हाइड्रोजन है, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। और ये 1S3 ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है, इसे ट्राइटियम कहते हैं। इन तीनों परमाणुओं का भौतिक गुण, रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न होता है। ये समान प्रकार के हाइड्रोजन गैस में ये तीनों परमाणु उपस्थित होते हैं, सिमिलर। कार्बनिक कंडीशन, कार्बन की बात करें तो सभी कार्बनिक यौगिकों में, या सभी नहीं, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अपने इन तीनों समस्थानिकों के साथ उपस्थित होता है। जैसे कि अगर हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं कि जीवाश्म या कोई भी जीव कितना पुराना है, तो उसमें उपस्थित कार्बन 14 या रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा ही उसके लाइफ की या आयु की निर्धारण की जाती है। अब ये जो कार्बन 14 है, यह किसी भी जीव में उपस्थित सभी कार्बन की संख्या नहीं होता, कुछ होता है, बहुत कम इसकी संख्या होती है। अधिकांश रूप में कार्बन 20 और कार्बन 13 ही होते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में सभी परमाणु कार्बन के ही नहीं होते, कार्बन 12 या कार्बन 13 के नहीं होते, उसमें कुछ कार्बन 14 के भी होते हैं। सामान्यतः ज्यादातर ये कार्बन जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जितने भी जीव हैं उनके मरने के बाद भी या फिर उनके जीवित टाइम में भी इस कार्बन 14 या रेडियोएक्टिव कार्बन के द्वारा उनके आयु का निर्धारण करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब क्या है, ये सब कार्बन के घटक हैं और ये हाइड्रोजन के। तो ये एक तत्व हो गया कार्बन, दूसरा तत्व हो गया हाइड्रोजन। तो इन्होंने डाल्टन ने क्या कहा कि तत्व समान परमाणुओं के मिलने से बने हुए हैं, लेकिन समस्थानिकों के खोज के पश्चात यह भी नियम अपवाद के रूप में घोषित हो गया, क्योंकि तत्वों के जो परमाणु हैं वो समान परमाणुओं के नहीं बने होते, उसमें कुछ उनके समस्थानिक भी उपस्थित होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।